कांग्रेस वाले आपसे इतने परेशान क्यों? अब थोड़ा सा इनको पिंच करो, ये भड़केंगे, क्योंकि और करने को कुछ है नहीं। आपके खिलाफ कई सारी एफआईआर लगाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है, जब इन पे एफआईआर लगती है तो फिर ये माफिया मांगते हैं। कितने पर्चे हो गए आप पे अभी तक? अभी 24-25 हो गए। ये जो पर्चे लगवाने जा रहे थे, इनकी बहन बेटियों की ट्रांसफर ये मेरे से करवाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, पीडीपी वाले लगातार आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं। मेरे तो आप से कोई प्यार- ज्यादा हार्डकोर बीजेपी के मेरे से कार्यकर्ता हैं? प्यार ज्यादा है। कि बंगाल में जब रिजल्ट आ रहे थे उसी समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आता है एक्स पे, वो लिखते हैं ब्लडी हेल। इतनी जल्दी पेशेंस लूज कर जाएंगे? अभी तो आपके घर में तो वही अभी कुछ नहीं है, ये तो बंगाल आ रहा है। आपके पता नहीं अभी थोड़े दिनों में क्या कुछ हो जाएगा। तो आपको लगता है कि पूरा 5 साल निकाल लेंगे उमर अब्दुल्ला, या बीच में ही कुछ प्लानिंग है? अगर नहीं घर संभाल पाएंगे तो दूसरे को सहारा देना कैसे पड़ता है। नहीं संभाल पा रहे हैं? हालात तो ऐसे दिख रहे हैं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक भी उनके लाइन पे नहीं है। पार्टी कैबिनेट एक्सपेंड नहीं कर पा रही अपनी। 3 हालांकि मंत्री और बनते हैं और जरूरत है मंत्रियों की, दावा साहब। ऑलरेडी जो है उन पे इतना बोझ है कि वो मैनेज नहीं कर रहे। जब आपने कह दिया कि जम्मू में एनक्रोचमेंट कश्मीरी होने की है, इस बात पे कितना टिकते हैं आप? अब ना तो हिंदुओं की तरफ से कोई रिएक्शन आई, ना सिखों की तरफ से आई, लेकिन जिनकी तरफ से आई तो फिर यही लगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो सरकार क्यों इसमें पीछे हट रही है? अंदर चोर है ना जी, कैसे ले? आपको लगता है कि ये सरकार कुछ इलीगल माइनिंग पे कंट्रोल कर पा रही है, या फिर आपको लगता है खुली छूट है? सरकार की तरफ से छूट है ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी, बंगाल के चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत, केरला में कांग्रेस और तमिलनाडु में विजय की आंधी। ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा राजनीति के हिसाब से सुर्खियों भरा था। तो ऐसे में इस स्ट्रेट डाइव में हमने भी सोचा कि किसी ऐसे नेता से बात की जाए जो सीधे सवालों का सीधा जवाब देते हों और स्ट्रेट खेलते हों। तो ऐसे में जम्मू से बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और बाहू विधानसभा से विधायक चौधरी विक्रम रंधावा, जिनके ऊपर कांग्रेस ने कई सारी एफआईआर लगाने को लेकर कंप्लेन की, उसकी भी बात करेंगे। और बात ये भी कहेंगे कि जब बीजेपी बंगाल में जीत रही थी, कांग्रेस केरला में, उस समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्यों लिख दिया ब्लडी हेल। तो रंधावा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही बात कि कांग्रेस आपके ऊपर लगातार बहुत प्रदर्शन, आपके विरुद्ध पर्चे लगाने की सिफारिश, क्या कारण है? कांग्रेस वाले आपसे इतने परेशान क्यों है? देखिए, कांग्रेस की ये दुर्दशा जो हो चुकी है, इनके अपने कर्म है। इन्होंने देश को बड़ी बुरी तरह से निचोड़ा है। तो देश की जनता जागरूक हो चुकी है। 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस का जो पतन हो रहा है वो किसी को छुपा नहीं। अब इनको सुर्खियों में रहने का कोई बहाना चाहिए होता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए इतना भड़के, पर इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है, मुझे इतना यकीन हो गया कि इनको सड़कों पे लाना बहुत आसान है। अब थोड़ा सा इनको पिंच करो, ये भड़केंगे, क्योंकि और करने को कुछ है नहीं। पब्लिक डिसोन कर चुकी है, लोगों पे जा नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लाइमलाइट में रहने के लिए इन्होंने ये तरीका ढूंढा। हालांकि मैंने जो कहा, मेरे और मल्लिकार्जुन के कहने में ज्यादा फर्क नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी वही कहा जो मैंने कहा। वैसे आपने क्या कहा था? आपका बयान था क्या? ये प्रोटेस्ट हो रहा था, 1 to 1 हम एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे। ये उधर से हमें अनाप शनाप और गालियां दे रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे थे। तो इधर से हमने भी कह दिया कि ये सोनिया के पाले हुए पिल्ले हैं जी। तो अब भैया, मैं तो ऐसा मानता हूं कि सबसे ज्यादा वफादार अगर जानवर कोई होता है वो कुत्ता ही होता है जी। लोग उसको प्यार करते हैं, घर में रखते हैं। हमने देखा लोगों ने आजकल छोटे छोटे कुत्ते चले हुए ड्राइंग रूम में, बेडरूम में रखे होते हैं। लेकिन इनको लगा पता नहीं कुत्ता कह रही है, कितनी बड़ी गाली हमें दे दी। तो यही तरीका सुर्खियों में रहने का। फिर छोटे से लेके बड़े तक सब बिल्कुल एनसीयूआई के गुंडे, यूथ कांग्रेस के गुंडे, सब तरीके के प्रहार इन्होंने मुझ पे किए। लेकिन हमने इनको ठीक से, आपके खिलाफ कई सारी एफआईआर लगाने की भी हाँ, 7 एफआईआर लगवाई। लगाई। कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है, जब इन पे एफआईआर लगती है तो फिर ये माफिया मांगते हैं। कितने पर्चे हो गए आप पे अभी तक? अभी 24-25 हो गए। तो लगता नहीं है कि कई बार लगता नहीं है कि ये पर्चे नहीं लगने चाहिए थे? नहीं, ऐसा नहीं। आज की राजनीति कैसी हो गई? हाँ, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे पे
एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, जिसने देश के प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट आतंकी कह दिया। मुझे लगता है किसी को कुत्ता कहना और टेररिस्ट कहने में बहुत फर्क है। टेररिस्ट तो वो हो गया कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो वो एनएसए पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसी कांग्रेसी का जुबान नहीं खुला। 2024 के चुनावों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर के कांग्रेसियों से कहा पोलिंग एजेंट वो रखना जो कुत्ते की तरह तेज हो। तो क्या फर्क हुआ मेरे और उसमें? उन्होंने कहा भाई कुत्ते की हम घर में रखते हैं, अच्छी नस्ल वाला रखते हैं। तो कार्यकर्ता जो आप पोलिंग एजेंट पे बिठाओगे, खुद ही कहा उन्होंने अपने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा रिकॉर्ड में कि कुत्ते की अच्छी नस्ल वाला कोई जैसे होता है, तो वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट पे वो बिठाना जो सुस्त नहीं हो और बिके ना और टूटे ना। तो मेरे और उसमें क्या फर्क है? आज की राजनीति रंधावा साहब कहाँ पहुंच गई कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी अपने कार्यकर्ताओं को, जैसा आप कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह बोल रहे हैं, और आपने जो बयान दिया, मतलब ये राजनीति में इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज आपको लगता नहीं वैसे कि पहले से ज्यादा इम्पेशंस हो गई है, एक दूसरे पे बहुत कटाक्ष हो गए हैं? नहीं, डेफिनेटली अब जब इनके पास कुछ और करने को है नहीं, तो इसी तरीके ये काउंटर करके, तो इस तरीके की हरकतें करके ही पिक्चर में रहना चाहते हैं। हम तो पब्लिक डोमेन में, हम तो लोगों की सेवा में है, हम तो लोगों के साथ चलते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें तो इस चीज की कोई जरूरत है नहीं है। लेकिन जो वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर कांग्रेस ने जिस तरीके से तांडव खेला है, और वो खेला फिर वेस्ट बंगाल में हो गया, भुगत लिया लोगों ने, दे दिया जवाब। अच्छा, 29 विधायक हैं बीजेपी के जी। मगर आपके ऊपर ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, पीडीपी वाले लगातार आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं। तो आप कोई ज्यादा हार्डकोर बीजेपी के मेरे से प्यार ज्यादा है उनको। अच्छा इसको कैसे रोक सकते हो? अब आंधी तूफान को कौन रोके? देखो, विधानसभा के अंदर भी हमने देखा, बाहर भी देखा, उनकी निशाने पर विक्रम रंधावा होते हैं। कारण क्या है? अब ये तो वही बता सकते हैं कारण क्या है, पर मेरा इनसे प्यार सबसे बहुत है। ये अंडर द टेबल मेरे से अनेकों बार ये जो पर्चे लिखवाने जा रहे थे, इनकी बहन बेटियों की ट्रांसफर ये मेरे से करवाते हैं, आए मेरे से बैठ के। अच्छा, ऐसे मिलते हैं आपके साथ? अच्छा, काम करवाते हैं। ट्रांसफर इनकी बहन बेटियों की मैंने करवाई है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट में हो। तो फिर क्या क्या कारण है कि जब कैमरे के सामने आते हैं तो विक्रम रंधावा निशाने पे? दिल्ली हाईकमान को खुश करना, मीडिया में रहना, सोशल मीडिया में हाईलाइट लेनी, तो ये एक तरीका होता है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के 29 में से सबसे ज्यादा हार्डकोर आप ही हैं, जिस तरह से सीधे जवाबदारी? मैं तो मानता हूँ कि हम 29 के 29 विधायक जिस जिम्मेवारी के साथ चुन के आए हैं उसका पूरा निर्वाह कर रहे हैं, और अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं। विकास के नाम पे हम लोगों के बीच में हैं। हम सभी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ठीक से कैटर कर रहे हैं। हम में कोई भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं है। वी आर ऑल ऑन द वन प्लेटफॉर्म। आपके फादर साहब चौधरी प्यारा सिंह बहुत ही कदावर नेता थे और वो भी लोगों के साथ बड़े जुड़े हुए थे। उनकी लेगेसी को आगे लेके जाना, उन्हीं की तरह लोगों में रहना, और उसके साथ साथ ज्यादा हार्डकोर होना, ये तो कहीं ये तो नहीं आपसे कि हम पुरानी बीजेपी? ऐसा है कि पिताजी का तो एक आशीर्वाद उन्हीं के बलबूते पे मैं आगे आज भी बढ़ रहा हूँ। आज भी सुबह उठ के पहले मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ, फिर भगवान को प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए तो ईश्वर ही है, हर बच्चे के लिए होते हैं। लेकिन टैटू भी बनवाया? हाँ, ये पिताजी का ही टैटू है। सुबह उठ के पहले यही प्रणाम करता हूँ। लेकिन ये कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता ने मेरे पिताजी की कंट्रीब्यूशन को और मेरे काम को हमेशा जो है एक्सेस किया है, ओन किया है। चाहे 2017 में एमएलसी के चुनाव के लिए भी मैंडेट देना, फिर मेरा जीत के आना, और अभी 2024 में भाव विधानसभा क्षेत्र से मैंडेट देना, ये बड़ी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी क्वालिटी है कि काम करने वाला कार्यकर्ता, उसका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर हो या नहीं हो, उसके काम के बलबूते पे उसको घर नहीं बैठने देते हैं, उसको पब्लिक डोमेन में रखते हैं। तो वही चीज मैं आगे चला रहा हूँ कि कल को कोई मेरे पिताजी का नाम लेकर ये नहीं बोले कि जो उनका बेटा है ये ठीक काम नहीं करता, ये अवेलेबल नहीं है। तो आज भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों के बीच में रहूं। जब बीजेपी चुनाव जीत रही थी बंगाल में, जब रिजल्ट आ रहे थे, उसी समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आता है एक्स पे, वो लिखते हैं ब्लडी हेल। क्या कारण है? फ्रस्ट्रेशन। मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करता था कि इतनी जल्दी पेशेंस लूज कर जाएंगे। और अभी तो आपके घर में तो वही अभी कुछ नहीं है, ये तो बंगाल आ रहा है। आपके पता नहीं अभी थोड़े दिनों में क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला से ये एक्सपेक्टेशंस कोई भी नहीं करता होगा कि आपने वो 2 शब्दों में
अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को जग जाहिर कर दिया कि कितना आप टूट गए इतनी जल्दी। अभी तो अभी 11 बजे के करीब शायद उन्होंने ट्वीट कर दिया किया था, था 11 और बज अभी के तो 1 मिनट। रुझान ही आ रहे थे। हाँ, तो अब वही बता सकते हैं कि इतना दुखी क्यों है। वो एक मीम चलता है ना कि आखिर कहना क्या चाहते हो, ये समझ नहीं आया, कहना क्या चाहते हैं। बस यही नहीं समझ आ पाया। मुझे लगता है कि वो भी फायर करके पछता रहे होंगे कि गलत फायर हो गया। अच्छा, जिस तरह बंगाल जीतने के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर का लगातार बखान होना शुरू हो गया कि अब बीजेपी इस तरफ मुड़ेगी अपनी पूरी प्लानिंग के लिए, तो आपको लगता है कि पूरा 5 साल निकाल लेंगे उमर अब्दुल्ला, या बीच में कुछ प्लानिंग है देखिए, बीजेपी? उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर चुन के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनके काम में रुकावट डालने का कार्य नहीं करेगी। हमें मैंडेट मिला है अपोजिशन में बैठने का, हम अपोजिशन का ठीक से काम निभा रहे हैं। अब उनके घर में अंतर कला हो, जब गाड़ी टूट जाएगा तो कोई क्या करेगा, तो किसी ने तो सपोर्ट करनी है। अगर नहीं घर संभाल पाएंगे तो दूसरे को सहारा देना वैसे पड़ता है। नहीं संभाल पा रहे हैं। हालात तो ऐसे दिख रहे हैं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक भी उनके लाइन पे नहीं है। मतलब आपकी पार्टी के मैंडेट पे चुन के आने वाले एमपी वो आपको लूप पे ही नहीं लेते। तो ये क्लियर कट संकेत है कि आपके घर में अंतरकला बहुत ज्यादा है। और सरकार होते हुए दोनों उपचुनाव हार गए, नगरोटा भी और बड़गाम भी, कहीं ना कहीं। नगरोटा तो इनको सुनिश्चित तौर पे हारना था, लेकिन बड़गाम हारना इनके लिए बहुत बड़ा वाटरलू बन चुका है। एंटी इनकम्बेंसी अमूमन किसी सरकार की होती है आधा पीरियड गुजर जाने के बाद। जी, लोग आंकलन करते हैं कम से कम 2-2.5 साल निकल जाए। लेकिन 1 साल के अंदर ही आपकी घर की सीट पे एंटी इनकम्बेंसी शो हो गई। तो ये बड़ा क्लियर कट संकेत अलर्ट इनको हुआ था। और अब तो वैसे भी डरे हुए सहमे हुए हैं, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन करनी। अब किसको उठाएं प्यादे को, किसको कहाँ रखें, वो इनके लिए जंजाल बन जाएगा। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला साहब लगातार बयान दे रहे हैं कि कोई कैबिनेट एक्सपेंशन अभी नहीं है, जब होगी तो देखेंगे। तो आपको लगता है पार्टी कैबिनेट एक्सपेंड नहीं कर पा रही अपनी? 3 हालांकि मंत्री और बनते हैं और जरूरत है मंत्रियों की, रंधावा साहब, काम नहीं हो रहा। ऑलरेडी जो है उन पे इतना बोझ है कि वो मैनेज नहीं कर रहे। मैं आज भी कह सकता हूँ कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन ये चीज आज 6 साल पहले हो जानी चाहिए थी। आप किसका वेट कर रहे थे? जितना आप ज्यादा वेट कर रहे हो उतनी अंतरकला बढ़ रही है। अब आपने तो बनाने 3 ही और तो 30 तो तैयार बैठे हैं आंखें निकालने के लिए। लगता है डिसाइड नहीं हो पा रहा किसको बनाना है। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये इनकी जो घर की अंतरकला है वो बिल्कुल ऑन कार्ड्स है। ये किसी दिन भी बम फट सकता है। तो इस अंतरकला का बीजेपी फायदा उठाएगी? बीजेपी ऐसी सोच के साथ नहीं काम करती है। लेकिन किसी का घर टूट चुका हो और कोई बेघर हो गया, उसको रेनोवेट उसको थोड़ा सा रेनोवेट करना, या जो उस घर से जो बेघर हो गए, अलग हो गए, उनको कोई ठिकाना देना, तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखना, बहाल करना वो हमारा फर्ज है। तो मतलब वेट एंड वॉच हो रहा है कुदरती बात है। अब हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, 29 विधायक है, तो इतनी जल्दी डेमोक्रेसी को यहाँ टूटने नहीं देंगे। अगर ये लोग टूटेंगे तो टूटे हुए को सहारा देना हमारा फर्ज बनता है, वो हमें देना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज बहुत जबरदस्त उठाई थी विधानसभा के अंदर और उसको लेकर आपकी बहुत सारी मुखालफत हुई। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी और कश्मीर के पूरे विधायक सामने आ गए जब आपने कह दिया कि जम्मू में एनक्रोचमेंट कश्मीरी होने की है। इस बात पे कितना टिकते हैं आप? देखिए, 1996 के बाद कश्मीर का एक मोडस ऑपरेंडी मूव हुई थी जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2/3 मेजॉरिटी से सीएम बन के आए थे। इनकी बड़ी क्लियर इनको वर्डिक्ट था। उस हुकूमत ने एक गेम प्लान इनका जो चला वो यही चला कि किस तरीके से कश्मीर के व्यक्ति जो है वो जम्मू के दाएं बाएं में बैठना शुरू करे। कश्मीर का व्यक्ति जम्मू आके जमीन खरीदे, घर बनाए, अपना ऑफिस बनाए, कारोबार करे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जम्मू का व्यक्ति कश्मीर में जाके जमीन खरीद के रहे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कश्मीर का व्यक्ति जम्मू आके सरकारी जमीनें कब्जा करके तो वहां आशियाना बड़े बड़े बना ले, तो वो तो एक दिन तो उसको ब्रेक लगनी है ना। तो मुझे लगता था कि विधानसभा से बड़ा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं होता है आपकी बात रखने के लिए। और मेरे को कंसर्न ज्यादा इसलिए था कि मैक्सिमम जंग मेरी विधानसभा में, बिल्कुल बठिंडी से लेके बेली चराना तक, बिल्कुल जेडीए है, जंगलात है, काचराई है, स्टेट गवर्नमेंट है, सब कब्जा हो रखी। बिल्कुल। और कब्जादारी कौन है? मैंने एक जाट समुदाय के लिए तो बोला ही नहीं। बिल्कुल। मैंने नहीं बोला हिंदू है, मैंने नहीं बोला सिख है, मैंने नहीं बोला मुसलमान है। मैंने कहा 90 से 95% कब्जादारी जो है वो कश्मीर से। बिल्कुल।
अब ना तो हिंदुओं की तरफ से कोई रिएक्शन आई, ना सिखों की तरफ से आई, लेकिन जिनकी तरफ से आई तो फिर यही लगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसी को पकड़ो। अब विधानसभा के अंदर भी ये लोग, इन लोगों ने बहुत हल्ला किया। मैंने स्पीकर साहब से कहा आप इस विषय पे चर्चा रखिए, सभी बात रखेंगे, पर नहीं रखी गई। और मैं विधानसभा में नाम पढ़ूंगा विद वल्दियत, फलाना सन ऑफ सो एंड सो, और उसका ओरिजिनल एड्रेस, जहां को रहने वाला है, और जम्मू में किस खसरे में कितने रकबे पे वो बैठा है। अच्छा, आप रिकॉर्ड के साथ बात कर रहे थे, मगर आपने सीधे एक और बात भी कही कि थी कि सीएम साहब जेडीए बीसी के थ्रू वो रिकॉर्ड लेके आए और रखे। बिल्कुल। आपके पास पूरा रिकॉर्ड है? देखिए, मैंने क्वेश्चन भी लगाया था, मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का क्वेश्चन लगा सकता था, मैंने ओवरऑल स्टेट का भी लगाया, पर जेडीए ने ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जवाब दे दिया मुझे कि तकरीबन 6000 कनाल जेडीए रकबा पाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी का कब्जा हुआ। और आगे मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपके पास वो कब्जा खाली कराने के लिए कोई तैयारी है? हाँ। तो उसमें जवाब आया था कि अभी तक हमने उसके लिए कोई भी जो है वो पैरामीटर्स तय नहीं किए हैं, कोई भी मैकेनिज्म नहीं बनाया है, और डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर का है। तो फिर भैया चोरी हो गई, वीडियो कैमरे में चोर की फोटो आ गई, तो अभी कहने में चोरी नहीं की, और पकड़ेंगे कब? तो पकड़ेंगे कब? तो ये बड़ी चीजें हैं अभी भी इस 1.5 सालों में, क्योंकि जो गवर्नर रूल का पीरियड रहा है उसमें कोई ब्रेक लगी थी इन हरकतों पे। मतलब साहब, आपको लगता है जेडीए के अधिकारियों की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें? डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 1996 से लेके अब तक जितने भी जेडीए के अफसर रहे हैं, खिलाफत जी अफसर रहे हैं, उनकी तफ्तीश करवा लीजिए, उनके पास भी कोई ना कोई रकबा निकल आए। तो सरकार क्यों इसमें पीछे हट रही है? उमर अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं स्टेप ले रहे इसमें आगे? अंदर चोर है ना जी, कैसे ले? क्योंकि उनको पता है मैक्सिमम लोग हमारे, किनकी खाली करवाएंगे। अभी देखते रहिए, आस्ते आस्ते इसको मूवमेंट को हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। आपने बताया जेडीए ने कहा कि अभी हमारी प्लानिंग नहीं है। अगर हम आपकी बात करें एज ए विधायक या आपकी पार्टी की, आपके पास क्या प्लानिंग है, कैसे खाली करवाई जाएगी? देखिए, हम इसकी मास मूवमेंट खड़ी करेंगे। जम्मू की जमीनों पे कब्जा जिन लोगों ने किया है और जो भी कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनको एक्सपोज करेंगे। आने वाले दिनों में उनके नाम जो है पब्लिक डोमेन में डाले जाएंगे कि ये फलाना व्यक्ति है, वहां का रहने वाला है, इसके पास चाहे बठिंडी है, चाहे बेली चराना है, चाहे चन्नी रामा है, चन्नी हिम्मत है, जहां पर भी जेडीए हाउसिंग की कोई भी जमीन अगर है जो सरकारी है और कब्जा है, उसका नाम एक्सपोज करेंगे। देखते हैं, अभी विधायक होने के नाते जितना जितना हमारा प्रेसिडेंस हमें अलाउ करता है तो उतना तो हिट करेंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन इस बात पे जरूर डालेंगे कि जमीनें कब्जे हो रही है। आज भी जंगलात की जमीनें कब्जे हो रही हैं, आज भी। अच्छा, अभी भी ऐसे कब्जे? अभी भी। और इन 1.5 सालों में मेरे हिसाब से इन एंड अराउंड जम्मू 1400 से 1500 कनाल जमीन और कब्जा हुई है सरकार आने के बाद। सरकार आने के बाद ये ब्रेकें लग गई थी गवर्नर रूल में, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर वो जो तांडव है शुरू हो चुका है। तो इस माफिया को किसी का डर नहीं है? महामाया मंदिर है हमारा, उसके नीचे जंगलात की जमीन है। आप कभी अपना मीडिया लेके जाइएगा, अभी थोड़े दिनों तक कोई ना कोई उसमें से चीजें बाहर आएंगी सारी। वहां पहले तंबू लगाए गए, जब हमने कोई ड्राइव चलवाई तंबू उठाए गए, आप उन्होंने चादरें लगा दी वहां पे। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आपको एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से मैंने आपकी इंट्रोडक्शन दी कि फायर ब्रांड लीडर, वो बात बिल्कुल सही है। आप जम्मू के शुभेंदु अधिकारी बनते जा रहे हैं, सीधे हमला करते हैं सीएम के ऊपर और सरकार के ऊपर, और बिल्कुल तथ्यों के साथ। शुभेंदु अधिकारी ने जीत के बाद एक बात कही कि मैं अब डबल नहीं चलूंगा, मैं उन्हीं के लिए काम करूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया है। आप भी इसी बात पर सीधे अड़ते हैं क्योंकि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ लोगों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं जो गलत है। देखिए, जब आप चुन के आते हैं तो पहला तो एक आपका फर्ज बन जाता है कि आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चुन के आए होते हैं। बिल्कुल। बड़ा ज्यादा तो नहीं कर पाते, पर कुछ लोगों ने तो क्लियर कट आपको डैमेज करने का प्रयास किया होता है। उनको ये रियलाइज तो करवाना जरूरी है ना। वो आपको गालियां भी देते रहे, आपका घर भी उजाड़ते रहे, और फिर आप उनके लिए काम भी करो, तो फिर जिन लोगों ने ईमानदारी से आपके साथ चले होते उनको ठेस लगती है कि भैया हम तो ईमानदारी के साथ अपने घर बार को छोड़ के इस व्यक्ति के साथ चले, तो ये उन व्यक्तियों को एंटरटेन कर रहा है जो इसका विरोध करते थे। फिर वो लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। बैलेंस रखने की जरूरत होती है। हालांकि मैं भेदभाव अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने बठिंडी में भी काम सेक्शन किए हैं, मैंने उस इलाके में काम सेक्शन किया है जहाँ से मुझे बिल्कुल भी वोट नहीं मिला है, लेकिन मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो शुभेंदु अधिकारी जी की आप बात कर रहे हैं, जो तांडव वेस्ट बंगाल में पिछले 15 साल से हुआ है, वो देख के तो कोई भी व्यक्ति जो है वो उसके अंदर नफरत बैठी है, वो परेशान होगा। जम्मू में अगर हम ओवरऑल बात करें हालातों की, खासतौर पे अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जो पहले एक सेक्युलर फीदर हुआ करता था, आज वो है या आज हालात थोड़े खराब नहीं है? हाँ। बिल्कुल है, नहीं है।
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अच्छी क्वांटिटी के मुस्लिम वोट है, बहुत बड़ी है, तादाद हिंदू में सिख वोट है और बहुत बड़ी तादाद में हिंदू वोट है। हिंदू डोमिनेंट सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे हिंदुओं और सिखों में ना कभी मतभेद था, ना है, ना होगा। मैं आज भी गुरुद्वारों में जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ। बिल्कुल। मैं आज भी जहाँ मुस्लिम डोमिनेंस के लोग हैं उनके सुखी और गम में मैं जाते शामिल हो। होता हूँ। बिल्कुल। उस बात के मेरे को बिल्कुल माइंडसेट नहीं है कि वहां से वोट मिला या नहीं मिला। और आप कभी देख भी सकते हैं, कभी राउंड अप भी कर सकते हैं कि जिस इलाके से बहुत कम वोट मिला हो, डबल डिजिट में वोट मिला होगा, मैंने वहां भी गलियों का काम शुरू करवाया है। और उन लोगों को रियलाइज हो रहा है चीज कि हम तो इसके पास गए भी नहीं, तो ये तब व्यक्ति भी खुद काम चल कर के आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अगली बार हम लड़े या कोई और लड़े। तो मुझे लगता है कि कॉन्शियस इंसान का बोलना चाहिए। आपने एक वोट देना है, उस वोट के बलबूते पे एक व्यक्ति ने 5 साल आपकी नौकरी करनी है, आपकी सेवा करनी है, तो आप वोट सिर्फ इसलिए नहीं दोगे क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट है, तो फिर आपकी मानसिकता को बदलने का राय जो है दूसरे को भी तो राइट है ना। तो फिर जब वो बदलेगा फिर आप चिल्लाओगे, फिर आप हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलोगे, वो नहीं खेलना चाहिए। मैं तो जम्मू कश्मीर एक बेहतरीन गुलदस्ता है, खास करके जम्मू का जो मुसलमान है, क्योंकि हम जब डोगरा की बात करते हैं तो डोगरा हिंदू नहीं है, बिल्कुल, डोगरा सिख है, डोगरा मुसलमान भी है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गुज्जर और तेली समुदाय जो है बड़ी तादाद में है और संपन्न परिवार है, बेहतरीन परिवार है। आज उनकी सुखी कमी में मैं शामिल होता हूँ। आज उनको कोई दिक्कत, छोटी सी उनकी, यहाँ तक कि घर में बेटे और बहू का भी झगड़ा है अगर, वो भी मेरे पास आती है। तो मुझे ये लगता है कि कम से कम उन्होंने मुझे इस फ्रेम में तो लाया, अपना समझा, मेरे पास आए और मैंने कभी उनको दरकिनार नहीं किया। उनकी जहां वो बोलते हैं कि इस टॉपिक पे बात करनी है, इस ऑफिसर को आपने अप्रोच करना है, मैं उनको अप्रोच करता हूँ ताकि मेरे घर से वो निराश होकर ना जाए। मतलब साहब एक आखिरी सवाल है कि आपसे पहले जो विधायक थे वो भी बीजेपी के थे, मगर उससे पहले कांग्रेस के 2-3 बार लगातार विधायक यहाँ रहे हैं, 2 बार। और खास तौर पे आपके बहुत सारे इलाकों में एक आरोप लगते थे कि यहाँ पर ड्रग्स स्मगलिंग, हेरोइन, इसका बहुत ज्यादा काम था। अब जिस तरह से 100 दिन का चैलेंज लिया है एलजी साहब ने नशा मुक्ति अभियान में, आप खुद भी पद यात्रा में शामिल हुए, उसके बाद आपको लगता है कि वाकई अब नशों के खिलाफ एक अच्छे तरीके से काम हो रहा है? हाँ, बड़ी जबरदस्त मूवमेंट छिड़ी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कई हॉटस्पॉट्स थे, कंसर्न एसएचओ ने वहाँ अच्छी रिएक्शन दी है। मैंने कल सुबह ही 2 नशेड़ियों को खुद पकड़ा है। मैं अच्छा। शाखा से आ रहा था तो चौक पे किसी का इंतजार करने में समय गया था, जब मैंने उनकी छानबीन की तो भाग गए वहां से। बाद में मैंने पुलिस को इन्वॉल्व किया, जो बाइक वाइक वो लाए थे वो पकड़वाया। तो ऐसी चीजों को एज ए सिविल सर्वेंट आप लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम सब पुलिस पे डाल दें तो ऐसा, पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वो रगड़ेंगे पहला जाएगा कहाँ पे नशेड़ी बैठा हुआ है। तो ये पूरा जो मुझे लगता है कि नेक्सस है, इसको हिट करने की जरूरत है। ये टीम वर्क की तरह हम काम करेंगे तो ये जो हमारी जनरेशन को, मौजूदा और आने वाली को एक नासूर कैंसर लगा है, उससे हटाने की हमें काम आएगी। एक बहुत बार आप एक सवाल उठाते रहे हैं माइनिंग को लेकर भी कि कंट्रोल नहीं सरकार कर पा रही। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद माइनिंग के मिनिस्टर भी हैं, आरोप असेंबली के अंदर भी आप लोगों ने लगाए। आपको लगता है कि सरकार कुछ इलीगल माइनिंग पे कंट्रोल कर पा रही है, या फिर आपको लगता है खुली छूट है? किया भी है और नहीं भी किया है। सरकार की तरफ से छूट है ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस को हिट करने की जरूरत है। डिपार्टमेंट के अंदर के लोग भी बड़ा ज्यादा खुल के काम नहीं करते। हाँ, तो मुझे लगता है कि डर खौफ तो नहीं होता उनके ऊपर, माफिया का कुछ ऐसा तो नहीं होता? कुछ ना कुछ तो है। देखिए, पूरी दाल तो काली नहीं है, तो लेकिन दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और मुझे लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने 2-3 बार इसमें कोई कड़ा रुख दिखाया है। खुद तो बोलते हैं वो। हाँ, खुल के नहीं, उन्होंने, मैंने प्रैक्टिकली भी उनको देखा है, उन्होंने दिखाया और उसका असर भी हुआ जी। उसका असर हुआ, जहां बिल्कुल खुली मंडी चल रही थी वो मंडी बंद हुई है। लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जो डंपरों से चोरी करते थे वो ट्रॉलियों पे आ गए। तो ये लगता है देखने वाले को कि ट्रॉली वाला तो गरीब आदमी है, वो एक ट्रॉली बेच लेगा, चलो अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। लेकिन बाद में वो नेक्सस ये देखने को आया कि ट्रॉली के माध्यम से ये बड़े प्लेयर उनको कैश कर रहे हैं। पर उसके भी मुझे लगता है कि पिछले दिनों डिप्टी सीएम साहब ने कोई फ्लाइंग स्क्वाड जगह जगह भेजा है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, जिसके लिए मैं डिप्टी सीएम साहब को बधाई भी दूंगा। पर इसमें बड़ा कुछ करने की जरूरत है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे चौधरी विक्रम रंधावा, बाहू से बीजेपी के विधायक, जो हमेशा सीधी बात करते हैं और आज भी बहुत सारी सीधी बातों के सीधे जवाब दिए हैं। पूरा देखिए और शेयर भी करिए।